दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 22 मार्च। यहाँ पे गलती से 21 मार्च लिखा है, कोई बात नहीं। आज है 22 मार्च 2021 और 22 मार्च 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को हम देखेंगे, परीक्षाओं से जुड़ी और आपके परीक्षा में आने वाले जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनको देखेंगे। हिस्ट्री जहाँ से हमने छोड़ा हुआ था, मराठा हम लगभग पढ़ चुके थे, उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे, आज से पुनः प्रारंभ करेंगे। 2021 टारगेट है। आप लोग अब जितनी भी वीडियोस हैं इनको पाने के लिए, पीडीएफ पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप्स के लिंक दिए हुए हैं, उन ग्रुप्स को आप अवश्य ज्वाइन कर लें, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप्स के। तो 22 मार्च है दोस्तों। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस को मनाने का निर्णय पहली बार 1992 में रियो डी जेनेरियो में जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है, रियो डी जेनेरियो जिसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, 1992 में हुआ था। वहाँ पे जल के महत्व को एजेंडा 21 में रखा गया। जल संरक्षण को बहुत प्रायोरिटी दी गई उसमें। उसी के तहत 1993 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया। 21 मार्च को ध्यान रखिएगा, ठीक। और 22 मार्च को, 21 मार्च को भी एक महत्वपूर्ण दिवस होता है, विश्व वानिकी दिवस। इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। आज जो भी जल दिवस के अवसर पर भारत या विश्व में जो भी कार्यक्रम आयोजित होंगे उनके बारे में कल हम चर्चा जरूर करेंगे। ये जान लीजिए थीम क्या रहेगी विश्व जल दिवस की। तो विश्व जल दिवस की इस बार की जो थीम 2021 की है, जल का महत्व, ठीक है, जल का महत्व या जल की उपयोगिता, ये थीम है इस बार की 2021 की, ये आपको ध्यान रखना है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। तो प्रतिवर्ष 21 मार्च को पेड़ों के महत्व को, वृक्ष के महत्व को के विषय में जन जागरूकता फैलाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। जंगलों को या वनों को बचाए रखने के लिए वर्ष 1971 में यूरोपीय कृषि संगठन की 23वीं आम बैठक में 21 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। यूरोपीय कृषि संगठन की 23वीं आम बैठक थी। बाद में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने भी वृक्षों के महत्व के विषय में जन जागरूकता फैलाने के लिए 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व वानिकी दिवस मनाने पर अपनी सहमति दी थी। तभी से 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व वानिकी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। विश्व वानिकी दिवस 2021 की जो थीम है बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, वन बहाली, वसूली और कल्याण का मार्ग, फॉरेस्ट रीस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। चलिए, ग्राम उजाला योजना ये क्या है? भारत ने ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए 19 मार्च 2021 को वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के आरा में ग्राम उजाला योजना लॉन्च की है। इस योजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने किया था। तो कहाँ पे? बिहार के आरा में। क्या है? सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021 को वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने बिहार के आरा में इसको लॉन्च किया। इसके तहत कार्यशील पुराने बल्बों के बदले में प्रत्येक घर के लिए केवल 10 रुपए में एलईडी उपलब्ध होगी। ध्यान रखिएगा, मुफ्त में हो सकता है आपके एग्जाम में एक ऑप्शन आ जाए और आप उस पर चले जाओ, लेकिन ये 10 रुपए में। सरकार द्वारा संचालित एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड सीबीएसएल द्वारा बल्बों की पेशकश की जाती है। ध्यान रखिएगा, कौन करता है और प्रोवाइड कौन कराता है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। पहले चरण में यह योजना बिहार के आरा जिले से शुरू की गई थी। इस चरण में आरा, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का, वाराणसी उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का भी एक शहर है वाराणसी, नागपुर महाराष्ट्र का और पश्चिमी गुजरात के गांवों में लगभग 15 मिलियन एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे। पहले चरण, जो ये चरण शुरू हुआ है।
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 ये प्रकाशित हुई है। तो किसके द्वारा प्रकाशित होती है ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है यूनाइटेड नेशंस का, उसके द्वारा प्रकाशित होती है। इसके तहत दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिर से फिनलैंड ही रहा, अर्थात पहली रैंक फिनलैंड की रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका को उसमें 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत 149 देशों में से 139वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके पहले 2020 में 144वें स्थान पे था, तो भारत ने इसमें सुधार किया है 5 स्थानों का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही था करंट अफेयर्स में। आगे बढ़ेंगे, प्रीलिम्स फैक्ट्स कुछ देखेंगे महत्वपूर्ण। ठीक है, वर्ष 1960 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्ष 1963 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के सदस्य देशों की बैठक में अपनाए गए एक प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप साइट्स का मसौदा तैयार किया गया था। साइट्स के बारे में पूछे प्रीलिम्स मेंस, ध्यान रखिएगा। IUCN की ये उपज है वर्ष 1963 में। साइट्स द कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल, IUCN के बारे में हमने बताया है कि IUCN ये एक गैर सरकारी संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है। ये संयुक्त राष्ट्र का कोई विशिष्ट निकाय नहीं है, कोई विशिष्ट अंग नहीं है। तो IUCN ने इसका मसौदा तैयार किया था साइट्स का फुल फॉर्म होता है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, अर्थात वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर देशों के बीच एक समझौता है, उनके व्यापार पर नियंत्रण के लिए, निगरानी के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनका अस्तित्व पर संकट न हो। तो जिनके अस्तित्व पर संकट होता है उनके व्यापार को नियंत्रित किया जाता है। साइट्स वो नियंत्रण स्थापित करता है, अपने पक्षकार देशों में वो चीजें लागू होती हैं। ठीक है, तो आइए, साइट्स का सचिवालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के बारे में हमने आपको बताया है। 5 जून 1972 में जब पहली बार स्टॉकहोम में सम्मेलन होता है, पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन, तो 5 जून को स्टार्ट होता है और 5 जून को ही यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की नींव रखी जाती है। और उसका मुख्यालय कहाँ है? UNEP का नैरोबी केन्या में है। साइट्स का सचिवालय जो है वो UNEP ही नियंत्रित करता है। ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह समझौता 1 जुलाई 1975 से लागू है। तो साइट्स कब से लागू? 1975 से। भारत इसमें शामिल कब हुआ? 1976 से शामिल हुआ था इस समझौते में। वर्तमान में साइट्स के पक्षकार कितने देश हैं? 183 देश इसके पक्षकार हैं। पक्षकार का मतलब होता है कि किसी संधि या कन्वेंशन के जो पक्षकार देश होते हैं, उस संधि की जो बातें होती हैं, जो प्रावधान होते हैं, उस कन्वेंशन के जो प्रावधान होते हैं, उन पर वो बाध्यकारी होते हैं, अर्थात उनको मानने ही होते हैं। एक प्रकार से नैतिक दबाव ज़्यादा रहता है इस बात का। साइट्स के पक्षकारों का सम्मेलन इस कन्वेंशन का सर्वोच्च निर्णायक निकाय होता है एवं इसमें सभी पक्षकार शामिल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, साइट्स के पक्षकारों का सम्मेलन इस कन्वेंशन का सर्वोच्च निर्णायक निकाय होता है एवं इसमें सभी पक्षकार अर्थात 183 देश शामिल होते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है दोस्तों, अभी हमने संधि और कन्वेंशन की बात की कि अगर कोई देश इसको नहीं मानता है तो उसके साथ क्या होगा। देखिए, आपको पता होगा चाइना, अमेरिका ऐसे देश तमाम तरह के कन्वेंशंस नहीं मानते हैं। ठीक है, समुद्री जो कानून बने हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, उसको चाइना अक्सर नकारता है, नहीं मानता या अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है। तो एक प्रकार से ये आप जो देख रहे हो, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है, अर्थात मनमानी नहीं करता है। वो कहीं ना कहीं उसको नियम 9 डैश लाइन दिखा देगा, अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करता है, अर्थात वो संधि से दूर नहीं अपने आप को मानता है। वो संधि की कमियां जो हैं, जो प्रावधानों में कमियां, उसी कमियों को ही उसका फायदा उठाते हुए अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करता है।
इसी तरह अमेरिका जैसे देश हैं, लेकिन कभी कभी खुल के भी विरोध कर देते हैं वो, किंतु चूंकि उनके पास वीटो पावर है, इसीलिए कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो वीटो पावर दी गई वो हटा देनी चाहिए। उससे वो अलोकतांत्रिक प्रकार का है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक लोकतांत्रिक संगठन है। भारत जैसे लोकतांत्रिक, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का, उसका संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता न पाना, और चाइना जैसे अलोकतांत्रिक देश का संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में शामिल होना और वीटो जैसी पावर मिलना, ये अपने आप में संयुक्त राष्ट्र की अप्रासंगिकता को प्रदर्शित करता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में बदलाव होने चाहिए। लेकिन अन्य जो छोटे छोटे पक्षकार देश हैं, जो कमजोर देश हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। भारत भी, पाकिस्तान भी, ये सब कमजोर देशों में आएंगे, क्योंकि ये मानते हैं, ये कन्वेंशंस को अक्सर फॉलो करते हैं। क्यों? तो इनको डर है कहीं इम्पोज न हो जाए इनके ऊपर क्या कोई अमेरिका या चाइना ऐसे देश कुछ प्रतिबंध न लगा दें, है ना। विशेषकर अमेरिका जैसे, चाइना, ये सब तो अमेरिका तो नहीं चाहता है। खैर, अमेरिका कई वर्षों से भारत का मित्र बना हुआ है, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से देखें तो अक्सर जो है कहीं ना कहीं वो खुले में तो नहीं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से धमकी देता रहता है। और मैंने एक दिन आपको बताया था, एक और बात बताई थी कि कोई भी कन्वेंशन या संधि होती है, जब संधि हो जाती है तो वो संयुक्त राष्ट्र में रजिस्टर्ड हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र में रजिस्टर्ड होने का मतलब है कि अगर कोई देश उसको नहीं मानता, उस संधि का के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो विश्व पटल पर एक तो उसकी बेइज्जती तो होती ही है, नकारात्मक रूप से वो जाना जाता है, पाकिस्तान की तरह, है ना, दक्षिण कोरिया की, उत्तर कोरिया की तरह, ईरान की तरह। लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र की जो अन्य जो अंग हैं, प्रमुख अंग हैं, WTO है, या फिर आपका जो न्यायिक संगठन, जो न्याय का अंग है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, वहां पर अपनी बात को वो उठा सकता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के जो सुरक्षा परिषद है, वो भी उसकी सहायता करता है उस संधि को मनवाने में। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि संधि और जो कन्वेंशन होते हैं, पक्षकारों पे बाध्यकारी होने का क्या मतलब है। लेकिन ये सिद्धांत में ही सही है, व्यवहार में अक्सर देखा जाता है कि सदस्य राष्ट्र इसका उल्लंघन, पक्षकार राष्ट्र इसका उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये ऐसी कोई संप्रभु पावर नहीं है विश्व में जो किसी भारत जैसे या किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों में पूर्णतः हस्तक्षेप कर सके। भारत संप्रभु है, चाइना संप्रभु है, पाकिस्तान भी संप्रभु है, सभी राष्ट्र संप्रभु है। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में, लक्ष्य में एक बात कही गई है कि सदस्य राष्ट्र संप्रभु हैं, उनकी संप्रभुता पर आंच नहीं आने देंगे, उनकी संप्रभुता सुरक्षित रहेगी। ये एक लक्ष्य, एक उद्देश्य है। तो जब संप्रभु सभी राष्ट्र हैं तो कोई बाह्य कानून उन पर बाध्यकारी उस तरीके से नहीं हो सकता जिस तरीके से जो आंतरिक कानून होते हैं, जैसे IPC, CRPC आदि है, उस तरह से बाध्यकारी कोई कानून नहीं हो सकता है। ठीक है। हालांकि धीरे धीरे जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय विधियां हैं, उनका स्वरूप धीरे धीरे बाध्यकारी होता जा रहा है। पक्षकारों का पिछला सम्मेलन जो 17वां हुआ था वर्ष 2016 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में आयोजित किया गया था। भारत ने वर्ष 1981 में पक्षकारों के सम्मेलन के तृतीय संस्करण की मेजबानी की थी। यद्यप साइट्स अपने पक्षकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, परंतु इसे राष्ट्रीय स्तर के कानून का दर्जा नहीं प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, जब संसद से पास हो जाएगा तब राष्ट्रीय स्तर का कानून बन जाएगा। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना है ना 1972, जैसे जैव विविधता संरक्षण अधिनियम बना है ना, यहाँ पर 2000, अब कहेंगे जैव विविधता पर सम्मेलन तो हो गया था, कन्वेंशन तो है, तो यहाँ पे कानून बनाने की क्या आवश्यकता थी? तो यही आवश्यकता थी, कानून बन गया तो यहाँ पर मजबूती से वो लागू होगा, है ना। उसमें दंड के भी प्रावधान होंगे, उनको लागू करवा सकेगी हमारे यहाँ की जो पुलिस है, जो कानून व्यवस्था है, जो प्रशासन है, उसको लागू करवा सकेगा, इम्पोज करवा सकेगा उतने कायदे से।
निसंदेह यह, अब देखिए ये सब प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा चर्चा की। निसंदेह यह प्रत्येक पक्षकार द्वारा स्वीकृत एक ढांचा प्रदान करता है जिसे प्रत्येक राष्ट्र द्वारा घरेलू कानूनों में शामिल किया जाता है ताकि साइट्स को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा सके। समझौते के तहत संकटापन्न प्रजातियों को 3 परिशिष्टों में शामिल किया जाता है। ध्यान रखिएगा 3 परिशिष्ट हैं इसमें साइट्स में। पहले परिशिष्ट में विलुप्त जो लुप्तप्राय प्रजातियां हैं वो रखी जाती हैं जिन्हें व्यापार से और भी अधिक खतरा हो सकता है। परिशिष्ट 2 में ऐसी प्रजातियां शामिल हैं जिनके निकट भविष्य में लुप्त होने का खतरा नहीं है, लेकिन ऐसी आशंका है कि यदि इन प्रजातियों के व्यापार को सख्त तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया तो ये लुप्तप्राय की श्रेणी में आ सकती है। और वहीं परिशिष्ट 3 में वे प्रजातियां शामिल हैं जिसकी किसी एक पक्ष या देश द्वारा संरक्षण या नियंत्रण पहचान की गई, जैसे यहाँ पर गंगा डॉल्फिन की पहचान की गई है। इस परिशिष्ट में शामिल प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए दूसरे पक्षों का सहयोग अपेक्षित, अर्थात यहाँ पर भारत में मान लीजिए डॉल्फिन को संरक्षित घोषित किया गया है और गंगा डॉल्फिन का ये व्यापार पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका सहयोग करेगा, भारत को बताएगा, भारत की हेल्प करेगा कि उसको जो वहाँ पर उसकी तस्करी हो रही उस तस्करों को पकड़ा जाए, भारत को इसके बारे में सूचित किया जाए, हर संभव मदद की जाए संरक्षण में। एक और अब ट्रैफिक के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। IUCN ने और WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ये भी एक गैर सरकारी संगठन है और ये भी वन्य जीवों के व्यापार पर नियंत्रण और निगरानी रखता है, ठीक है। और ये भी साइट्स का सहयोग, साइट्स इसका सहयोग लेता है, ये साइट्स का सहयोग करता है, दोनों आपस में सहयोग करते हैं इस कार्य में। ध्यान रखिएगा, साइट्स के बारे में आपने पढ़ ही लिया। ट्रैफिक की स्थापना 1976 में हुई थी। WWF एवं IUCN का संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम है। IUCN के प्रजाति उत्तरजीवता आयोग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ट्रैफिक एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जिसका मुख्यालय कैम्ब्रिज में है, यूनाइटेड किंगडम में है, ध्यान रखिएगा। ट्रैफिक सक्रिय रूप से वन्यजीव व्यापार की निगरानी और जांच करता है तथा प्रभावी संरक्षण नीतियों तथा कार्यक्रमों के रूप में दुनिया भर की विभिन्न संस्थाओं को जानकारी प्रदान करता है। यह गैर सरकारी संगठन अपनी गतिविधियां विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों तथा साइट्स मुख्यालय के सहयोग से चलाता है। भारत में ट्रैफिक की स्थापना वर्ष 1991 में WWF के एक विभाग के रूप में की गई थी। ध्यान रखिएगा, भारत में ट्रैफिक 1991 में WWF के एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना भारत में की गई थी। खालसा पंथ आज थोड़ा लेट हो गया दोस्तों, तो खालसा पंथ को कल हम देखेंगे। 8:30 बजे का समय निश्चित है, 8:30 बजे ही ये वीडियोस आएंगे हमारे डेली के, ठीक है। तो खालसा पंथ की शुरुआत ये कल से शुरू करेंगे पूरा, ठीक है। कल मिडवल कल परसों में ख़त्म हो जाएगा, फिर मॉडर्न में आएंगे, मॉडर्न की पूरी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। अन्य जो सेगमेंट हैं धीरे धीरे लेकर उनको आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।